नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। वैसे तो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आए दिन केंद्र सरकार के खिलाफ अपने बयान देते रहते हैं, फिर चाहे वो कृषि कानूनों को लेकर हो या फिर किसी अन्य मुद्दे को लेकर। लेकिन आज हम सत्यपाल मलिक के जिस बयान की बात करने जा रहे हैं वो सरकार के खिलाफ तो है ही, साथ ही संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ भी है। आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी को घमंडी कहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या मलिक के बयान सच है। इतना ही नहीं, खड़गे ने तो ट्विटर पर मलिक का एक वीडियो क्लिप भी साझा किया है। मलिक को कहते हुए सुना जा सकता है कि जब वह किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने गए थे तो वो घमंड में थे और 5 मिनट में उनका झगड़ा हो गया। साथ ही वीडियो में मलिक ने ये दावा भी किया कि पीएम मोदी ने ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी वजह से किसान आंदोलन में लोगों की जान गई। मलिक के मुताबिक प्रधानमंत्री ने उनसे अमित शाह से मिलने को कहा था। साथ ही अमित शाह ने प्रधानमंत्री को मैट कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग एक दूसरे के लिए अवमानना के शब्द बोल रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की चर्चा का जो खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने किया है, उससे पूरा देश स्तब्ध है। ये प्रधानमंत्री की असंवेदनशीलता, उनके घमंड और किसान विरोधी प्रधानमंत्री मोदी जी की मानसिकता को दर्शाता है। सत्यपाल मलिक जी को यह कहना ये 500 किसान मेरे लिए मरे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, यह दिखाता है कि मोदी जी अपने कॉरपोरेट मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, देश के दाताओं, किसान, मजदूरों के लिए नहीं। मोदी जी, अगर आपके खुद के राज्यपाल मलिक साहब ये कह रहे हैं तो बगैर देरी के आपको ये मानसिकता त्याग कर और इस प्रकार के कठोर, अमानवीय, असंवेदनशील शब्दों के लिए देश के अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज अभी 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, अश्विनी शाही बीजेपी से और हिमांशु वाजपेयी समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अश्विनी जी, वो गजल भी है और शेर भी है, खंजर से करो बात न तलवार से पूछो, मेरा कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। तो वो गजल भी है और जो शेर भी है वो दरअसल ये अपने ही लोग होते हैं जो जख्म देते हैं, चोट देते हैं। तो अब जरा रोशनी डालिए आप, सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया है, और बयान बड़ा ऐसा है कि कहते सुनते बनाई कुछ नहीं जाता और बोला भी कुछ नहीं जाता, फिर भी बोलना तो पड़ेगा आपको आज। देखिए त्रिशूल जी, मैं कभी भी आपके पास बैठा हूं और डिबेट में मैंने स्पष्ट ही बोला है, कभी मैं कोई ढका छुपा कोई बात नहीं किया। मैं बड़े स्पष्ट रूप से एक दिन, और मैंने पहले भी शायद आपके चैनल पर या किसी दूसरे चैनल पर मैंने बोला था कि सत्यपाल मलिक जी हो या कोई भी हो, अगर विरोध करना है इस्तीफा दीजिए, उसके बाद विरोध करिए। मलाई भी खाएंगे और विरोध भी करेंगे, क्या मतलब है इसमें? कोई वो नहीं है। सत्यपाल मलिक जी के इतिहास में जाइए, ये शुरुआत में चौधरी चरण सिंह जी के आगे पीछे थे, राष्ट्रीय क्रांति दल से इनको टिकट मिला, विधायक हो गए 28 साल में। कांग्रेस का भरपूर विरोध किया इन्होंने। कांग्रेस विरोध करते करते तब तक ये लगा कि अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है, तो फिर कांग्रेस में शामिल हो गए।
शामिल राज्यसभा भेज दिया गया इनको। राज्यसभा के बाद फिर जो है वहां राजनीति चलती रही, तब तक एक देश में नारा गूंज गया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। पलटी मारी, उधर चले गए और इतिहास इनका गवाह रहा है, हरदम जहां विरोध किए वहां घुस गए ये। मतलब मेरा कहने का मतलब अपॉर्चुनिटी की राजनीति करते रहे। जम्मू कश्मीर से इनको हटाकर गोवा भेजा गया। अब गोवा में मुख्यमंत्री अगर कोई कार्यालय बनवा रहा है तो उसी का विरोध शुरू कर दिया इन्होंने। तो मेघालय भेज दिया गया। अब वहां पर जाकर सरकार, अब माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है इस तरीके की चीजें, अगर एक संसदीय पद पर आप बैठे हुए हैं तो उस पद की एक गरिमा होती है। आप जो है कोई रेहड़ी और ठेली और खोमचा वाले नहीं हैं। आप माननीय महामहिम राज्यपाल हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आपकी बैठक हुई है। कुछ भी होता, आपने जो शपथ लिया था उस शपथ की गरिमा को रखना चाहिए, वहां की बात को बाहर नहीं आने देना चाहिए था। लेकिन ये दिखाता है कि ये किस तरीके के थिथले आदमी है, जो संविधान की शपथ लेते हैं, जो शपथ की भी गरिमा नहीं रखते हैं, तो वो देश के साथ और अपने लोगों के साथ क्या न्याय करेंगे। इसलिए मेरा सलाह है आपके चैनल के माध्यम से, माननीय राज्यपाल जी इस्तीफा दीजिए। बहुत से विरोधी दल हैं, आइए शामिल हो जाइए, अकेले विरोध करिए, स्वागत रहेगा आपका। बिल्कुल। हिमांशु वाजपेयी जी, आप क्या सोच रहे थे कि समाजवादी पार्टी में दिवंगत अमर सिंह ही हैं जो बड़े से बड़ा हमला कर सकते थे शब्दों का? और भी कई लोग हैं, और अब आप देख ही रहे हैं सत्यपाल मलिक हैं, वो जिस तरह से उन्होंने बड़ा हमला किया है। एक वो शब्द होता है बड़ा हमला करना, ये वाकई में बड़ा हमला है। शब्द को पूरा सार्थक कर दिया है इन्होंने। अब आप बताइए इस हमले की व्याख्या। हमारे शाही साहब ने हमारे एक बड़ी बेहतरीन बात कही कि अगर मतलब मलाई भी खानी है और विरोध भी करना है, ये दोनों चीजें संभव नहीं है। मतलब ये मानते हैं कि राज्यपाल के पद पर बैठकर लोग मलाई खा रहे हैं, और यदि मलाई खानी है, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, और मलाई का मतलब मलाई खानी है यदि आपको, तो आपको 1970 में एक 1900 अरे हमारे दल में साहब बहुत कुछ होता है, सुन लीजिए। 1970 में एक फिल्म आई थी सफर, उसमें एक बड़ा खूबसूरत गीत था कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। यानी यदि आपको मलाई खानी है तो आपको उस गीत को बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा और इनके विरुद्ध कोई टिप्पणी ना करें आप। और रही बात जहां तक सत्यपाल मलिक जी की है, अभी इन्होंने कहा कि उन्होंने वहां ऐसा कहा तो वहां से हटाकर गोवा भेज दिए गए, गोवा में कुछ किया तो गोवा से हटाकर मेघालय भेज दिए गए, अब मेघालय में कुछ कह रहे हैं। तो देखिए, राज्यपाल का निश्चित रूप से पद एक संवैधानिक पद होता है, उसकी गरिमा अलग होती है, चाहे राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, और चाहे कोई कैबिनेट मंत्री हो। अगर गरिमा की बात आप करेंगे और भाषा शैलियों पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग टिप्पणी करेंगे, तो क्या एक गृह राज्य मंत्री की भाषा शैली जो भी थोड़े दिन पहले पूरे देश ने देखी, क्या वो उनके पद को शोभा दे रही थी? क्या उनके पद के अनुरूप उनकी भाषा शैली थी? देखिए, सीधी और स्पष्ट सी बात यह है, सत्यपाल मलिक साहब ने पहले दिन से किसानों का समर्थन किया। उनके साथ साथ इनके एक सांसद वरुण गांधी भी लगातार किसानों के समर्थन में ट्वीट भी कर रहे हैं, बयान भी जारी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। अब विषय ये है कि उस वक्त निश्चित रूप से, हालांकि ये बात सभी जानते हैं, उस वक्त निश्चित रूप से देश की सरकार घमंड में चूर थी। अपने जो उनका एक ब्यूरोक्रेट्स, जो उनके दोस्त हैं, जो साथी हैं, उनको खुश करने के चक्कर में निश्चित रूप से किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा था, वरना 1 वर्ष से अधिक किसानों को सड़कों पर नहीं बैठना पड़ता। अब सत्यपाल मलिक साहब की प्रधानमंत्री जी से क्या बात हुई, उस बात को उन्होंने क्या समझा या क्या कहा। अब अगर राज्यपाल के जैसे गरिमामय पद पर बैठकर कोई व्यक्ति, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी बात है, कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उन्होंने विषय रखा होगा, किसानों के समर्थन में कोई बात कही होगी, और उधर से जब उनको एहसास हुआ होगा कि यहाँ सुना नहीं जा रहा है या सुनने को कोई तैयार नहीं है, किसानों की पुकार को, किसानों की पीड़ा को, किसानों के दर्द को समझने को कोई तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से उन्होंने ये बात कही है। इसमें इतना तंग या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा देश जानता है कि 1 वर्ष से अधिक समय आपने किसानों को नहीं सुना, और निश्चित रूप से आप घमंड में डूबे थे, इसीलिए आपने नहीं सुना। अच्छा, अब आप ये बताइए, 1 साल के बाद जब समय चुनाव का आ गया, तब आपने क्यों सुन लिया?
किसान भी वही थे, मांगे भी वही थी, आपके कानून भी वही थे, उन्हीं कानूनों की खूबियां आप बता रहे थे, उन्हीं कानूनों के लिए आप लड़ रहे थे, उन्हीं कानूनों के लिए आपके तमाम मंत्री किसानों के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, देश के किसानों के खिलाफ पता नहीं क्या अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल, व्याख्या की जा रही थी उनकी। अब फिर वो कानून कैसे सही हो गए, उनको आपने कैसे वापस ले लिया? तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है और इस पर निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी को भी चिंतन करना चाहिए कि यदि गरिमामय पद पर बैठे लोगों की बात भी नहीं सुनी जाएगी। अब देखिए, उन्होंने विषय रखा होगा निश्चित रूप से किसानों का, अब उसको ठुकराया गया, उसको किस अंदाज में देखा गया या उनको नजरअंदाज किया गया, तो उन्होंने अपनी पीड़ा बयान की। अब इसमें इतना परेशान या तंग तराश होने वाली कोई बात मेरे हिसाब तो नहीं लगती है। अश्विनी जी, हेलो। अश्विनी जी, जी। देखिए, आप एक तो ये ना कहिएगा, कोई और कह दे तो चल जाएगा, लेकिन आप मत कहना, कम से कम मैं कह देता हूँ पहले आपसे कि आप ना कह पाओ कि आप ये कह दो कि हमारे कार्यकाल में ही राज्यपाल बोलने लगे हैं। पहले राज्यपाल कहाँ बोलते थे इतना? पहले तो राज्यपाल नहीं, वो मैं कहने वो तो वाले मैं थे। देखिए, अब हिमांशु भाई आप कहने वाले थे क्या ये बात? आप कहने वाले थे क्या ये बात? एकदम। चलिए, आप संजय कह निरुपम दीजिए। का बयान आपने नहीं चलिए, सुना था इसीलिए क्या? मैंने पहले कह दिया, आप कह दीजिए, अब आप कह दीजिए, बोलिए। संजय निरुपम कांग्रेस के नेता हैं, उनका बयान आपने नहीं सुना था लग रहा है। वो कहते थे कि भाई हमारे यहाँ तो राज्यपाल चमचे होते थे, ये उन्होंने ये कहा था संजय निरुपम ने। तो उनके यहाँ तो हाँ में हाँ मिलाना था, लेकिन यहाँ बोला है इन्होंने। और एक मेरे तरह व्यक्ति बैठकर यहाँ पर बोल रहा है, तो एक मैं हिमांशु भाई किसी राजनीतिक उससे नहीं बोल रहा हूं, मैं एक संवैधानिक पद की गरिमा की बात कर रहा था कि दोनों व्यक्ति संवैधानिक पद पर हैं। आपने एक दिन एक दूसरे निजी चैनल का इंटरव्यू जरूर देखा होगा, त्रिशूल जी, मलिक जी का इंटरव्यू कोई एंकर ले रहे थे, उन्होंने बिगड़ गए, पूछा सिर्फ एक सवाल पर कि आप क्यों नहीं किसानों के लिए लड़ रहे हैं, तो राज्यपाल पद छोड़कर आइए, उनके साथ लड़ जाइए। तो उन्होंने सीधा स्पष्ट जवाब दिया था, आपके कहने पर थोड़े राज्यपाल पद छोड़ूंगा मैं, मुझे जो है जो करना होगा मैं करूंगा। तो ये कौन सी बात है? उन्होंने ये भी कहा कि जो हमको बनाया है वो कहेगा तो छोड़ देंगे, मैंने आपको इंटरव्यू देके गलती कर दी। तो उनकी तो ये बयान होते हैं। तो सत्यपाल मलिक जी जो महामहिम राज्यपाल हैं, उनके बयानों में कभी कभी ठीक है, अच्छी बात है, किसान है वो, किसान का दर्द उनको अच्छा है, तो चीजें ठीक हैं। तो उसकी जब लड़ाई होती है तो संवैधानिक न, ये राजनीतिक पद नहीं है हिमांशु भाई, ये पद संवैधानिक पद है। उसमें आदमी जब वहां पहुंचता है तो राजनीति से दूर हो जाता है। और वही बात फिर हमको आती है याद कि संजय निरुपम वाले कांग्रेस की सरकार होती तो क्या वो बोल पाते और 24 घंटे रह पाते? वो सोच लें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पिछली सरकारों में कितना अंतर है ये देखिए, और इस पर फिर बयान दीजिए हिमांशु जी, तो अच्छा लगेगा। जी, आप इनका जवाब दें उससे पहले एक बात और आपसे सवाल पूछ ले। ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं ये कहा जाता था टीचर दुखी होते हैं ट्रांसफरों से सरकारी कर्मचारी दुखी होते हैं। ये पहला मामला ऐसा भी है कि राज्यपाल दुखी हैं ट्रांसफर से? ऐसा तो नहीं है कहीं कि अगर उनका ट्रांसफर कहीं ऐसी जगह हो जाए जो दिल्ली केंद्र में कहीं नज़दीक हो तो शायद खुश हो जाएं, शायद इस बात को लेके व्यथित होकर बयान दिया हो। अब उसके मन में क्या व्यथा है त्रिशूल जी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन व्यथा कुछ न कुछ तो रही होगी, कुछ तो मजबूरी रही, हम कुछ तो हो जरूर है, लेकिन अब उस पर हम कहाँ उसमें क्या करें। लेकिन ये है कि कुछ न कुछ है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो चीजें उनको नहीं करने दिया जाएगा जो वो चाहते हैं। बिल्कुल, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। हम चलेंगे हिमांशु वाजपेयी के पास। हिमांशु वाजपेयी जी, ये ट्रांसफ़र से सरकारी कर्मचारी, टीचर और ये सब दुखी रहते थे, अब ये पहला मामला ऐसा आया है, आप जरा रोशनी डालिए इस पर कि राज्यपाल भी दुखी होने लगे ट्रांसफ़र से।
देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि अभी शाही साहब ने कहा एक राज्यपाल के लिए कि जो वो करना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको करने नहीं दिया जाएगा। संवैधानिक पद, प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा का बड़ा उन्होंने ध्यान रखा। इस देश के हर आदमी को प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा है, लेकिन ये कहना है कि जो वो करना चाहते हैं उनको करने नहीं दिया जाएगा। और इसी सरकार में कुछ लोग, मैं बड़े खुले शब्दों में कहता हूं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है गांधी जी के वजूद के सामने, इसी सरकार में उनको देश के राष्ट्रपिता के खिलाफ इतनी गंदी भाषा का उपयोग करने दिया जा रहा है। आज बता दिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी एक प्रवक्ता ने या किसी एक नेता ने उस भाषा शैली का विरोध किया हो? एक नेता बता दीजिए जिसने उस भाषा शैली का विरोध किया हो। क्या गांधी इस देश में अब इतने हल्के हो गए कि कोई भी खड़ा होकर उनके खिलाफ गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करेगा? कोई भी अनर्गल शब्दों का प्रलाप करेगा? कोई भी कैसी भी भाषा, जैसा मन होगा वैसा बोलेगा? और इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, इस देश के रक्षा मंत्री और तमाम जो नेता हैं, जो राष्ट्रभक्त होने का दावा करते हैं, राष्ट्रपिता के खिलाफ उन शब्दों का प्रयोग सुन रहे हैं। कोई कुछ कहने वाला नहीं है। एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरे वीडियो के बाद तीसरा वीडियो, लगातार इतनी छूट। ऐसे लोगों को खुली आजादी दी जाएगी कि आप देश के राष्ट्रपिता को जैसे चाहें, जैसी भाषा शैली में चाहें वैसे कहें, जो गाली देना चाहे वो गाली दें। ये इस देश का संविधान है? क्या यही ये देश है? इसी देश की आजादी के लिए गांधी जी ने संघर्ष किया था। क्या गांधी के बारे में जानते हैं ये गांधी को गालियां देने वाले लोग? पहले गांधी को पढ़ें, गांधी को आत्मसात करें। ये दो पैसे के लोग खड़े होकर गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी करते हैं और इस देश की सरकार मौन है, प्रधानमंत्री जी मौन है। एक शब्द कोई नहीं कहता ऐसे लोगों को। इसलिए नहीं कहता है कि उनको छूट दी जा रही है कि आप खुले मैदान में जैसे चाहो वैसे गांधी को कोसो। गांधी कोई पार्टी के नहीं है, गांधी पूरे देश के हैं। गांधी का सम्मान पूरा देश करता है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व गांधी का सम्मान करता है। और यही प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका गए थे तो स्टेशन पर उस जगह पर उतर के झुक के नमन किया था जहां पर गांधी जी को उतारा गया था ट्रेन से। और आज आप मूक दर्शक बने हुए हैं, जिसका जो मन है वो बोल रहा है गांधी जी के विरुद्ध, कोई कार्रवाई नहीं। क्या यही ये देश है, यही संविधान है? क्या गांधी जी का कोई क्या बोलते हैं उसका कोई डिग्निटी नहीं है गांधी शब्द की? इतना विराट स्वरूप है गांधी शब्द को, महात्मा गांधी को आप इस प्रकार लज्जित कराने का काम कर रहे हैं। ये कितना शर्मनाक इस देश के लिए। अश्विनी जी, मैं एक बार संदीप त्रिपाठी जी पधार चुके हैं तो जरा उनका स्वागत कर दिया जाए। एएनबी न्यूज़ पर स्वागत है आपका संदीप त्रिपाठी जी। अब आप कहिए, पहले जवाब दे लीजिए फिर पूछेंगे। अश्विनी जी कहिए, आप जो कहना चाह रहे थे, उंगली उठाकर जो कहना चाह रहे थे वो कहिए। सुन लीजिए संदीप जी उंगली उठा के कुछ कहना चाह रहे थे तो वो सुन लेते हैं एक बार। मैं अभी हिमांशु जी ने लिए और देश के लोगों के लिए जो समझाना था बताया। गांधी जी हमारे बहुत बड़े मतलब समझ लीजिए कि हमारे नहीं पूरे विश्व के लिए जो है पूजनीय है। ऐसा नहीं है कि उसमें, लेकिन वामसेफ की घटना को भी याद करना चाहिए कि एक वामसेफ आज 10 साल से ऊपर हो गया, वामसेफ की कब से चला आ रहा है और उनके अध्यक्ष का ये बयान सुन लीजिए भाई। अरे सर, आप दूसरे को अपराध को दिखाकर अपने अपराध को क्षमा याचना चाहते हैं क्या? अपने अपराध को छोटा सा दिखाना चाहते हैं क्या? छोटे चोर हैं तो हम चोर नहीं है? नहीं, ये कैसा बड़ा मुझे बात नहीं है। सुन लीजिए, नहीं बड़ा दुर्भाग्य है अगर आप तरीके से विश्लेषण करें। हिमांशु जी सुन लीजिए। अश्विनी जी एक चीज जानना चाह रहे हैं। अश्विनी जी आपको रोकते नहीं है, एक चीज जानना चाह रहे हैं। ये जो वामसेफ के अध्यक्ष हैं, कोई संवैधानिक पद है क्या? नहीं, कोई संवैधानिक तो पद बस नहीं। आज बात चल रही है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति मर्यादा नहीं, अभी गांधी जी की बात हो रही थी तो त्रिशूल जी मैंने कह दिया थोड़ा, क्योंकि जिसने किया, मैंने हर अपने डिबेट में मैं हूं आपके सामने, हिमांशु भाई बैठा हुआ, मैंने कंडम किया है कि हमारे राष्ट्रपिता को अगर जिसने गलत कहा है उसकी मैं बयानों की भर्त्सना करता हूं। नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान में वो अक्षम्य अपराध है। ठीक है, अब चर्चा कर लेंगे। आज चर्चा जहां है वहीं रहने दीजिए। हिमांशु जी चर्चा को जहां है वहीं रहने दीजिए। संदीप त्रिपाठी जी, सोच तो लिया ही होगा आपने, लेकिन फिर भी सवाल तो सुन लीजिए। सवाल दरअसल ये है कि पहले व्यथित टीचर और ये सब और बाकी सब कर्मचारी, टीचर कोई ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको कोट कर लिया जाए, बाकी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफ़र से व्यथित रहते थे। लेकिन अब राज्यपाल जिस तरह मुखर होकर बोले हैं,
पहले एक लंबा दौर था आपके टाइम पे कि मौन रहा करते थे, बोलते नहीं थे, लेकिन अब देखिए अश्विनी शाही जी ने कहा कि बोलने लगे हैं, लेकिन बोल के एकदम अपनी ही सारी पोल खोल डाली। और फिर अब आगे आप बताइए। देखिए, संवैधानिक पद एक जो होता है उस पर जब कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो वो दल से ऊपर होता है, लेकिन भाजपा जिस तरीका की राजनीति करती है उसमें ये संभव नहीं है। पहले आप देखिए, जब आज भी एक कल्चर है कि जब प्रधानमंत्री नहीं सुनता है और या मुख्यमंत्री नहीं सुनता है तो आदमी राज्यपाल के पास जाते हैं, राष्ट्रपति के पास जाते हैं। लेकिन आज क्या है कि आज हमारा राष्ट्रपति जो है क्षमा याचना करता है, दंडवत करता है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। तो संवैधानिक पद, संविधान और संवैधानिक पद दोनों की गरिमा भाजपा के पास नहीं है और ना इसका स्थान है। इनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत ही आप समझिए, ये जिस शाखा जिस ब्रांच से निकल कर आते हैं, जिसकी ये पैदाइश है, उस पैदाइश में इतने दिन तक झंडे को पर नहीं फहराया गया। आप समझिए, मतलब आप इनकी जहां से ये जन्म लिए हैं, जहां की पैदाइश है, जहां की पार्टी है, जहां की आइडियोलॉजी से ये चलते हैं, वहां पर जब इस तरीके संविधान को ना मानने की बातें, मनुस्मृति से समाज को चलाने और देश की चलाने की बातें, और जो है वो अपने आरएसएस के मुख्यालय पर कितने वर्षों तक झंडा नहीं फहराया इन्होंने। तो ये लोग, और ये हमारे हिमांशु जी एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कर रहे थे गांधी जी के बारे में, लेकिन एक चीज वो भूल गए कि मोदी जी जब वहां नमन करने गए थे जहां गांधी जी को उतारा गया था, तो वो असल बात में उस स्थान को नमन करने इसलिए गए थे कि उस अंग्रेज को ढूंढ रहे थे, उस अंग्रेज को नमन कर रहे थे, ये कि अंग्रेज के दलाल है। और ये गांधी जी को नमन करना होता तो गांधी जी तो देश में है और जहां पढ़े हैं, जहां पर उनका अपमान ना हुआ हो, ऐसी जगह को नमन किया जाता है। तो ये नमन ऐसी जगह पर करेंगे जहां गांधी जी का अपमान हुआ हो। हिमांशु जी इस बात को समझिए, इनकी आइडियोलॉजी ही वही है। ये लोग न गांधी को मानने वाले हैं, न संविधान को मानने वाले। ये देखिए संवैधानिक पद किस तरह खिलवाड़ किया। बस एक आपके सामने 7 साल में एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ। सीबीआई के निदेशक को रात 2 बजे हटाया जाता है। सीबीआई को निदेशक जो कि मतलब एक प्रधानमंत्री की भी जांच किया है उसने, और जब मोदी जी पर आई तो 2 बजे रात को हटा दिया गया। आरबीआई के गवर्नर को साइड लाइन करके 4 लाख करोड़ रुपए, एक बार 3,86,000 करोड़, 1 लाख, एक बार 1,27,000 करोड़ हलक में डालकर जबरदस्ती पैसा ले लिया गया। जबकि गवर्नर जो कि इकोनॉमी को, पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी हमारे धन कुबेर होते हैं, कुबेर जो अगर पुरानी परंपरा में जाए तो कुबेर की जिम्मेदारी रिजर्व गवर्नर की होती है, और एक संवैधानिक संस्था है उसका आप माखौल उड़ाते हैं। मतलब आपको बहुमत मिला है, इस देश संघीय ढांचे से बना है, इसमें आज सरकार का जितना जो है जिम्मेदारी है उतनी ही संवैधानिक संस्थाओं की है। और इसीलिए इन संस्थाओं को बनाया गया है कि जब सत्ता बेलगाम होगी तभी इनका काम होगा, और ये काम करती रहेंगे। लेकिन ये सरकार, जैसे मैंने बताया कि इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी सोच नहीं है, तो ये बिल्कुल। और अश्विनी जी ने कहा कि हमने गांधी जी को, बहुत बढ़िया बात है अश्विनी जी, आप इस पर करें कि आप आगे बढ़े, लेकिन आपको नहीं बढ़ना है, आप वही दरी बिछाना है महोदय अश्विनी जी। हम जैसे लोग अगर कांग्रेस भाजपा में आ जाएंगे तो आप पीछे खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाना। बढ़ेगा वही जो गांधी जी को गाली देगा, जवाहरलाल नेहरू जी को गाली देगा, जो महिलाओं को गाली देगा, जो दलितों के ऊपर अत्याचार करेगा, जो महिलाओं के साथ बलात्कार करेगा। ऐसे लोग ही भाजपा में बढ़ते आए हैं। महिलाओं पर अत्याचार की प्रकाष्ठा आप देखिए, मोदी जी के शुरुआत देखिए। अगर ये कहते हैं शादी करने से जो है आदमी भ्रष्टाचारी हो जाता है, मतलब सोच देखिए इनकी भाजपा की आइडियोलॉजी। ये इनका आईटी सेल कहता है कि मोदी जी किसके लिए बेईमानी करेंगे। अरे भाई, चंबल के डाकू किसके लिए लूटते थे, उनके आगे पीछे कौन था? अरे लूटना एक प्रवृत्ति होती है, उसका शादी और उससे कोई जो है उद्देश्य नहीं। अगर शादी ना हो तो आपकी उत्पत्ति ना हो अब जैसे लोगों की। तो ये दुर्भाग्य है देश का कि जिस तरीके से ये 7 साल की राजनीति में जो है लगातार संवैधानिक पदों को और संवैधानिक संस्थाओं को साइडलाइन किया जा रहा है, उसमें आरएसएस के लोगों को घुसेड़ा जा रहा है और उसकी गरिमा को खत्म किया जा रहा है। तो राज्यपाल के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और सत्यपाल मलिक जी को मैं जो है जितना इस दौर में अगर भाजपा में रहकर और जो है संवैधानिक पद पर पहुंचते और अपनी आवाज उठा रहे हैं तो ये देश कृतज्ञ रहेगा उनका
कि इस दौर में वो आवाज उठा रहे हैं इस हिटलरशाही सरकार के खिलाफ में, और जो है एक आइडियोलॉजी से जुड़े होने के बावजूद भी। लेकिन ये भाजपा एक देखिए फिर भी जो पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी तक की भाजपा थी, और आज मोदी जी की जो भाजपा, आज सच्चे भाजपा रह नहीं गए, ये मोदी सरकार रह गई। आज कौन कहता है कि भाजपा की सरकार है, तो मोदी की सरकार रह गई। तो ये मान के चलिए त्रिशूल जी कि बहुत ही दुर्दशा है। और आप समझिए कि मीडिया को किस तरीके से खत्म कर दिया गया। जो आपको मैं नहीं समझता हूं कि आपको विज्ञापन मिलते होंगे, सरकारी विज्ञापन, और 1,000 करोड़ रुपए के विज्ञापन अपने गोदी चैनल को यही सरकार सिर्फ अपने ऐड चलाने के लिए, अपनी न्यूज चलवाने के लिए 1,000 2,000 करोड़ रुपए के एक चैनल को विज्ञापन दे रहे हैं। तो ये संवैधानिक संस्थाओं का हनन ही हो रहा है। ये इससे कोई क्षेत्र अछूता नहीं रह गया। आज के समय में जो भी आवाज उठा रहा है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, आने वाले समय में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और त्रिशूल जी उसमें आप भी होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है। हमारे साथ बने हुए हैं संदीप त्रिपाठी और हिमांशु वाजपेयी। हिमांशु वाजपेयी, आपके पास आते हैं। ये जो संदीप त्रिपाठी कह रहे थे, संवैधानिक जो गरिमा है वो बने रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन जिस तरह से लगातार अगर चीज़ें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगना आवश्यक है। हेलो हिमांशु जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। हिमांशु जी, ये जो संवैधानिक मर्यादा के हनन का मामला है, अगर इस पर रोक नहीं लगी तो आगे चल के स्थितियां और गंभीर हो जाएंगी। देखिए, संवैधानिक जो पद है उनकी मर्यादा के हनन पर आज डिबेट हो रही है। मैं आपको 2-3 तस्वीरें अगर दिखा दूं, अगर आपका कैमरा हमारी ये तस्वीर देख पाए। एक तस्वीर आप ये देख लीजिए जिसमें देश के राष्ट्रपति और देश के गृह मंत्री चल रहे हैं, और देश के गृह मंत्री रेड कारपेट पे चल रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री रेड कारपेट के नीचे चल रहे हैं। हाथ को इधर कीजिए थोड़ा सा, और ये देख लीजिए आप। अब थोड़ा और कीजिए हाथ को, थोड़ा और दूसरी तरफ। हाँ, दूसरी तरफ कीजिए, दूसरी तरफ, और उधर ले जा रहे हैं आप। हाँ, और कीजिए थोड़ा सा। हाँ, नीचे, हाँ, थोड़ा सा नीचे कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल। और मैं एक तस्वीर नहीं, मैं आपको एक और तस्वीर दिखा दूं। ये देखिए, अरे रहने दीजिए। राष्ट्रपति जी खड़े हैं और प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। ये देख लीजिए। मैं नहीं बयां कर रहा हूँ, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप कहाँ तस्वीरों के चक्कर पड़े हैं? अब तो वीडियो आ गया। ये संवैधानिक पद और इन संवैधानिक पदों की गरिमा। अब तो वीडियो आ गया, कहाँ तस्वीरों के चक्कर पड़े हैं हिमांशु वाजपेयी जी? ये संवैधानिक पद नहीं, आपने संवैधानिक पद की मर्यादा की बात करी है, तो मैं संवैधानिक पद की मर्यादा की जो लोग दुहाई दे रहे हैं आज, चूंकि प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने कुछ कहा है, तो ये उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो कहां तक संवैधानिक व्यक्तियों की जो संवैधान है उसको कहां तक पालन करते हैं, कहां तक फॉलो करते हैं, उनके लिए भी सोचने का विषय है। और रही बात सत्यपाल मलिक साहब की, तो देखिए अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं, शाही साहब ने आपके चैनल के माध्यम से सत्यपाल मलिक साहब को खुली खुली धमकी दे दी कि जो वो करना चाहते हैं वो हम उनको करने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सीधी सी बात है, अगर खिलाफ बोलना चाहते हैं तो खिलाफ बोलने नहीं देंगे। और आपके ये भी बता दिया कि आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये बता देना चाहता हूं, तो अब वो स्वयं ही उन्होंने एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपरोक्ष रूप से धमकी भरा संदेश दे दिया है, तो वो आप संवैधानिक पद की गरिमा की बात ना करें और ना संविधान पर दुहाई दें। सीधी सी बात है। देखिए, ये जो संदीप जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। ये जो राजनीति में वर्तमान में चल रहा है, ये पहले भी चलता रहा है, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो सोचती है कई बार कि राजनीति में एक दौर ऐसा आएगा जब हम आदर्श के रूप में स्थापित होंगे, सिद्धांत हमारे जो होंगे वो इस कदर होंगे कि पूरी दुनिया उनका अनुसरण करेगी, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये सब कहने सुनने की बात रह गई है। बिल्कुल सही बात कही आपने। आज अभी भाजपा के मित्र तो हमारे भाग गए, मुझे पता था कि वो भागने वाले हैं, और
उस 15 मिनट उनका सौभाग्य था कि मैं था नहीं, नहीं नहीं, आ तब रहे वो लौट चले के गए आएंगे होते वो। हैं। आ जाए अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो आएंगे। देखिए, भाजपा के भी आप भाजपा के मित्र होते तो मैं सिर्फ एक सवाल उनसे पूछता कि आपकी आइडियोलॉजी है क्या? आप देश को आज बता दीजिए कि आपकी आइडियोलॉजी आती कहाँ से है? आपकी आइडियोलॉजी है क्या? आपके आदर्श कौन है? आप कौन किसको आदर्श मानते हैं? आप आदर्श भाजपा ढूंढना स्टार्ट करती है तो जो है आती है लाल बहादुर शास्त्री जी के पास, फिर भाग के जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास। तो सच्चाई यह है कि इनके पास कोई आइडियल व्यक्ति नहीं है। गांधी जी के पास भी भागकर चले जाएंगे मोदी। तो ये सही चीज है कि है किसी के नहीं। ये गांधी अटल बिहारी वाजपेयी का लोटा चुनाव के समय में तो घुमाया। चुनाव के समय देखिए पूरे देश में लोटा उनका घुमा बेचारे। लेकिन उनकी मृत्यु किस तरीके हुई और उनके साथ अंत समय तक कौन था, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आज समझिए कि जो भाजपा है, ये देखिए जैसे मैंने कहा कि जहां से ये आते हैं, आरएसएस का देखिए ड्रेस क्या है, ड्रेस कोड इनका क्या है, बिल्कुल भारतीय नहीं है। अभी तक हाफ चड्डा पहनते थे, हाफ चड्डे से हम लोग कहते इनको सभ्य बना दिया, आदि मानव से थोड़ा मानव बना दिया, अब ये फुल पैंट पहनने लगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ये इनकी आइडियोलॉजी विदेशी है, ये विदेशी कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि अपने कार्यक्रमों में विदेशी वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। जो ये ड्रम बजाते हैं, भारतीय जो है संस्कृति में ड्रम कहीं है ही नहीं है ना। वो जो है ड्रम का उपयोग भारत देश में अंग्रेजों के आने के पहले होता था। तो ये पूरी तरह से अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं। तो ये इनकी सोच जिस तरीके से अंग्रेजों की रही है, वो लोकतंत्र की हत्या, जो है इंसानियत मानवता की हत्या, और जो है अत्याचार कर जो है, अगर अत्याचार नहीं करते वो तो जो है आजादी, और इसमें आज अंतर जो है सिर्फ इसी चीज का अंतर है कि हम लोग अपनी व्यक्ति आजादी है, हम अपनी बात रख सकते हैं। तो ये अंग्रेजों के दलाल उसी दौर में फिर ले जाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि 5 किलो गेहूं लीजिए आप, अब तो नमक भी देने लगे हैं ताकि नमक हरामी ना कर सकिए आप, और इनके हाँ में हाँ मिलाते रहिए। और देश की सारी संपत्तियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर बैठी थी, ये अपने मित्रों को, मोदी जी भी कुछ है नहीं हमारे यहाँ। देखिए त्रिशूल जी, उत्तर प्रदेश की एक सच्चाई में बताता हूँ, अगर उत्तर प्रदेश से जुड़े होंगे तो आप इस बात को जानते होंगे, हिमांशु जी बहुत भली बात जानते होंगे। हमारे यहाँ जब ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं और उसके बाद जब प्रधान का पद जो है एससी या ओबीसी रिजर्व हो जाता है, तो जो दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो एससी अपने नौकर को या उसके यहाँ जो काम करता होता है उसको चुनाव लड़ा देता है, और चुनाव लड़ाकर उसको झूठी छवि बनाता है, झूठा उसके बारे में इतना दानी है क्या है, और उसको चुनाव जिता ले जाता है। उसी तरह मोदी जी, गुजरात मॉडल बताइए कहाँ था, एक झूठ परोसा गया, टीवी के माध्यम से लोगों को मूर्ख बनाया गया। आज वो गुजरात मॉडल कहाँ चला गया? आज सबसे ज्यादा कर्ज वहां पर है, सबसे ज्यादा कुपोषण है, और सिर्फ 4 जिला, मैं तो गया हूँ 19 डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया गुजरात में, छात्र राजनीति में मेरे पास वहां का प्रभार रहा है। तो जिस प्रकार से एक झूठ को परोसा गया पीआर एजेंसी के माध्यम से, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के माध्यम से, तो वो जो है वही प्रवृत्ति आज जो है हमारे संविधानिक पदों पर, संविधान पर ये चाहते हैं कि हटाकर। आप देखिए नौकरी, आईएएस की नौकरी पहले कितनी कठिन परीक्षा होती थी, उसमें 6 साल 7 साल यहाँ तक लोग जीवन अपना गुजार देते थे, और 1 लाख लोग तैयारी करते थे तो एक आईएएस बनता था। ये क्या किए, प्राइवेट बढ़िया बना दिए कि प्राइवेट आप मतलब आइए, प्राइवेट के माध्यम से आप आइए। क्या चाहते हैं ये बहुत ही गंभीर बात है। हमें सोचना होगा, हमें लोकतंत्र, ये चुनाव जीतना हारना बहुत छोटी चीज है। मैं समझता हूँ चुनाव, आदमी लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, फिर लड़ेगा, फिर जीतेगा। लेकिन अगर संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो हम चुनाव कहाँ लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? इस पे आज हमें सोचना चाहिए, और सारी पार्टियों को मिलकर सोचना चाहिए, और विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि आज आप ऐसी शक्ति से लड़ रहे हैं जिसके बारे में आप जितना देखते हैं उससे ज्यादा अंदर खाने, वो पहले से उनके स्लोगन बनते हैं, पहले से उनकी जो, जैसे हमने बताया कि अगर एक प्रोडक्ट आता है प्राइवेट कंपनियों का,
तो उसकी वो पहले से सारा कुछ फिक्स होता है कि क्या किस प्रकार से ऐड बनना है, किस प्रकार से ऐड जाना है, कौन सा स्लोगन इस्तेमाल होना है, बताना है कि ये तो जो है खुशबू लक्ष्य का वही प्रोडक्ट 4 प्रकार के नया ब्रांड बदल के आएगा, अब ये खुशबू में आएगा, 5 रुपए दाम बढ़ जाएगा। तो वो उसी प्रकार से जो है ये भाजपा काम कर रही है आज की तारीख में। तो भाजपा नहीं, मोदी सरकार काम कर रही है। तो इस पर हमें गंभीर मंथन करना पड़ेगा और भाजपा के ही साथियों को मैं ये कहूंगा कि जो भाजपा के हमारे साथी हैं, अगर आप लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास रखते हैं तो आज आपको पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखना पड़ेगा। नहीं तो आपको आने वाली पीढ़ियां, आपके ही बच्चे आपको गाली देंगे कि पिताजी जब इस तरीके से संदीप त्रिपाठी जी, देखिए अश्विनी शाही जी से संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्रदीप भटनागर जी उतर चुके हैं मैदान में बीजेपी की तरफ से। प्रदीप भटनागर जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। प्रदीप भटनागर जी, हैरत हो रही जी हाँ, बड़ा हैरत हो आप रहा पहले है बोल लीजिए कि मेरे कांग्रेस के साथी बैठे हैं और आहें भर रहे हैं संविधान की। संविधान को दोनों हाथों में लड्डू की तरह उछालने वाले लोग आज संविधान की बात हमें सिखा रहे हैं। ये आते ही आपने छक्का मार दिया। अब सुनिए, जी दरअसल बात ये चल रही है आज कि ये जो आज सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाए हैं, राज्यपाल का आरोप लगाना और इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना, दोनों ही तरफ से संवैधानिक गरिमा का हनन हुआ है और ये कहाँ तक जायज है, ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। पहले देखिए, सत्यपाल जी राज्यपाल हैं, सम्मानित पद पे बैठे हैं और पद का सम्मान उन्हें करना चाहिए मान राज्यपाल जी को। और राज्यपाल जी का हमने वक्तव्य देखा कि वो कहते कि ये मेरी निजी राय है, ये भी बोल चुके हैं। अब वो निजी राय क्या है क्या नहीं, वो तो देखिए उन्होंने स्पष्टीकरण आपको भी दिया है। और मीडिया से कई बार जब मीडिया तीखे सवाल उनसे करती है तो राज्यपाल जी डिबेट में आते नहीं है, बैठते नहीं है। और देखिए मैं उसके ऊपर कहना नहीं चाहूंगा, ठीक है, उनकी सोच है कि उम्र भी हो गई है, क्योंकि अब चंद समय रह गया है, वो भी वापस रिटायरमेंट में ही है। अभी मैं जो संविधान की बात कर रहे थे और बहुत लंबा भाई साहब ने स्पीच दी बैठ के एक माइक की तरह संविधान के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि अगर संविधान की अगर ये बात करते हैं मेरे साथ बैठ के कांग्रेसी मित्र, तो शायद आजादी के बाद से आज 75 वर्ष होने जा रहे हैं, तो संविधान की बात करने वाले संविधान को कितनी बार दोनों हाथों से खेला, थोड़ा उसके बारे में बताइए। चाहे आजादी से पहले हो कांग्रेस का, चाहे आजादी के बाद हो। संवैधानिक बात करते बिल्कुल हैं तो चर्चा आपसे जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। हम चलेंगे प्रदीप भटनागर के पास। प्रदीप भटनागर जी, देखिए सवाल ये है, काफ़ी लंबे समय से व्यथित हैं, सत्यपाल मलिक लगातार बोलते रहे हैं, तो अब वरुण गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी, सत्यपाल मलिक, ये तीनों लोग आपको आगाह करते रहते हैं वक्त के रहते खतरे से। आने वाला खतरा क्या क्या है, तो ये कैसे देखते हैं इन खतरों को या इन बयानों को, सब चीज़ों को? मलिक जी की बात कीजिए और वरुण हेलो कीजिए। हेलो, सॉरी बॉस, मुझे थोड़ा यार इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा है जो आपको घेरे हुए हैं अपने ही। तो हेलो जी हेलो, जी प्रदीप जी, आ रही है आवाज आ रही है आपकी? ओके ओके ओके, ठीक है। मैं थोड़ा सा, मैं देखिए आप सत्यपाल जी की बात करें, सत्यपाल जी ये भी राज्यपाल हैं, सांसद भी रहे हैं, ऊंचे पदों पे रहे हैं। अब ये देखिए सरकार अपना जो काम कर रही है, ठीक है, इनके अपने वक्तव्य हैं और उन्होंने अपने वक्तव्य दिए, इससे हम कोई डिनाई नहीं करेंगे, हमारे सांसद भी और राज्यपाल भी हैं। और मगर जिस गरिमा पद पे है और जिस गरिमा पद को लेके जो कानून बने, कृषि कानून जिसके विषय में बोले हैं, वो भी बुद्धिजीवी वर्ग और पूरे सांसद, इतने सांसद और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद सदन में बैठते हैं, उन्होंने एक पारित करा और करा दी इसके बारे में। ये उनकी अपनी निजी सोच है, जो उन्होंने निजी सोच को लेकर अपना वक्तव्य दिया। देखिए उन्होंने निजी कुछ अपना आदमी मन की बात बोलना चाह रहा था, उन्होंने बोल दी। अगर ठीक है, मैं उसके विषय में जो भी कहा वरुण जी ने, वो उनकी बात है निजी। और मैं तो कहूँगा अगर वरुण जी ने ज्ञान दिया तो बात ही पूरी हुई, उसको भी मैं डिनाई नहीं करूँगा पहली चीज। लेकिन ये निजी बात कैसे हो सकती है कि आप मीटिंग करने गए और सारी बातें आपने खोल दी जनता के सामने, ये कैसे निजी बात हो सकती है? निजी बात तो ये हो सकती है कि बच्चे की शादी है, बिटिया की शादी है, पोते का जन्म हुआ है, पोती का जन्म हुआ है,
वो वहाँ नौकरी लग गया, ये निजी बातें होती है। ये निजी बात कहाँ होती है कि राज्यपाल प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गए और वहाँ पे उन्हें ये एहसास हुआ और उसके बाद उन्होंने पूरी बात पोल पट्टी सारी खोल के रख दी जनता के सामने। ये कहाँ निजी बात है? ठीक है, मैं आप बिल्कुल, अब वो देखिए वो थोड़ी उम्र हो गई है वहाँ सतपाल जी की। ये देखिए नहीं, आप ये जो मुस्कुरा के आपने ये हमले को बिल्कुल बेअसर करने की कोशिश की है। मैं संदीप त्रिपाठी के पास आऊंगा। संदीप त्रिपाठी, ये बूढ़ों पे एक दिन आएगा कि ये बूढ़ों के काट के खाएंगे भी, जो संस्कृति के लोग हैं। मतलब बूढ़े हो गए हैं, 96 साल के सुखराम, भाजपा कांग्रेस के 96 साल के सुखराम आपको अच्छे लगते हैं और आपको सत्यपाल मलिक जी नहीं अच्छे लगते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी अच्छे नहीं लगते, नारायण दत्त तिवारी मरते समय मतलब चारपाई से उठा के ले जाकर भाजपा में शामिल करवाते हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं, उनकी उम्र आप नहीं देखते हैं। और सत्यपाल मलिक जी जो भाजपा के नेता हैं, पहले कांग्रेसी रहे हैं, आज जो कांग्रेसियत थी उनके अंदर, वो देखिए कांग्रेसियत जहाँ कहीं भी आप जाते हैं और जो भी हमारे साथी जा रहे हैं वो कांग्रेसियत नहीं जाएगी, तो वो कांग्रेसियत जो है बोल रही है वो सुनना पड़ेगा। जब आप लेके आए हैं तो आपको जो कांग्रेसियत थोड़ी बहुत अगर जग जाएगी तो वो आपके लिए दिक्कत करेगी। वही सुब्रमण्यम स्वामी के साथ हो रहा है, वही वरुण गांधी जी तो मान लीजिए आइडियोलॉजी से जुड़े हुए व्यक्ति है और फैमिली से जुड़े हुए व्यक्ति है, हमारे परिवार के सदस्य। आप ये समझिए प्रदीप भटनागर जी, आप किस तरीके की बात कर रहे हैं कि उनकी उम्र हो गई है। अगर उम्र हो गई है, आप उम्र को ही कर रहे हैं, तो आनंदीबेन पटेल जी की उम्र हो गई है, आप उनको हटा दीजिए। और भी आनंदीबेन पटेल जी क्यों नहीं हटाएंगे, उसके बारे में बहुत सारा इतिहास है, वो बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, गंभीर आरोप मलिक जी कह रहे हैं कि मोदी जी घमंडी हैं, मोदी जी को उन्होंने ज्ञान देने के लिए और देखिए आपको ज्ञान दिया, उनसे नहीं लिया। सुनिए जो रहे और आपके पदों पे रहे, वित्त मंत्री भी रहे, उन्होंने भी आपको ज्ञान दिया राष्ट्रपति पद पे उतरने के बावजूद भी। ज्ञान आपने उनका भी नहीं रखा। आपने राहुल जी को बहुत सारे सांसदों ने ज्ञान दिया, उनका भी नहीं राहुल जी ने लिया। प्रिंसिपल जी ने भी ज्ञान दिया, मार्गदर्शक है और रहेंगे। सरकार होती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और संदीप जी, आरोप आराम से लगाइए, एक एक करके जनता सुन ले। अब जनता सुन नहीं पा रही है आरोप क्या कहते, अब लगाइए आराम से। अपनी आबरू बचाइए, आप अपनी आबरू, अपनी पार्टी बचाइए। किस तरीके से पार्टी के नेता भाग रहे हैं दिग्गज से लेकर नीचे तक, और आपको तो छत्तीसगढ़ से खुद कार्यकर्ता बुलाने पड़ रहे उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग के लिए, और आप इतने लंबी स्पीच देते, आपको शोभा नहीं देता। ज्ञान दीजिए प्रियंका जी को, राहुल जी को दीजिए। उन्हें ट्वीट करने से पहले पता नहीं होता क्या ट्वीट करना है। आप लोगों की वजह से आज वैक्सीनेशन जो चल रहा है लेट चल रहा है, आपकी वजह से। अब बोलिए, अब संदीप त्रिपाठी बोलिए जी। भटनागर जी को कहिए कि थोड़ा सा सुन ले, ये सुनना, ये इसीलिए तो सत्यपाल मलिक जी को दुख है, उनकी बात कोई नहीं सुनता, तभी कहते हो। मैं तो बता रहा हूँ शिक्षित के बारे में, आप प्रिंसिपल को नहीं सुनते, गुलाम नबी को नहीं सुनते, आनंद जी को नहीं सुनते। अरे सर सुन लीजिए आपने। अरे सर प्रदीप जी सुन लीजिए, वैसे क्या कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं जो इनका ज्ञान है ना वो अरे सर ना, मैं इसको स्पष्ट सुन कर दूं ना। मैं सुन लीजिए, तब उनको बहुत लोगों ने ज्ञान दिया। आपके ये कहने नहीं बवाल मचा रखा, सुन लीजिए थोड़ा सा। नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं थोड़ा सा नई बात बोले ना, कोई पुरानी बातें देखने को, नई चीज नहीं होगी उनके पास, नहीं होगी। और आपने हमला ही इतना कर दिया कांग्रेस के ऊपर, उनके पास नई बातें कुछ रही नहीं है। वो भी खोज के किताबें पढ़ने में लगे। आदि कांग्रेस तो किताबें पढ़ रही है 500 साल पुरानी और 1000 साल पुरानी, और आपका असर इतना हुआ है दिग्विजय सिंह सावरकर पढ़ने लगे हैं, और बहुत पढ़ाई कर रहे हैं वो बेचारे। अब बोलिए। हाँ देखिए भटनागर जी, आपकी हंसी के पीछे आपके दर्द को मैं समझता हूँ। आप समझिए, अभी प्रदीप भटनागर जी ने कहा कि कांग्रेस से निकल के लोग जा रहे हैं, निकल कर भाग रहे हैं, तो प्रदीप भटनागर जी ये चिंता का विषय आपके लिए है। आप समझिए कि कांग्रेस का एक छोटा सा आदना सा कार्यकर्ता जाता है, और आप जैसे दिग्गज जो टीवी पर बैठकर डिफेंड करते हैं, उसके लिए जब दरी बिछाते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है मुझे, विश्वास मानिए। मतलब एक छोटा सा व्यक्ति कांग्रेस का जाता है और आप जैसे लोग दरी बिछाते हैं, आप जैसे लोग उसका जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ये शर्म की बात है। आप समझिए कि आप बनते बड़ी पार्टी है, लेकिन आपके पास नेता नहीं है। उधार के नेता, उधार की पार्टी, उधार की आइडियोलॉजी,
उधार के आदर्श पुरुष, आपके पास है क्या? आप तो जोड़ तोड़ वाले लोग हैं, आप क्या बात करते हैं? अब थोड़ा विषय पर आ जाते हैं। देखिए त्रिशूल जी, अभी आपने कहा कि पढ़ रहे हैं 1000 साल पुराना। देखिए कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस के पास लीडर की कमी नहीं है, कार्यकर्ता की कमी हो सकती है लेकिन लीडर की कमी नहीं है। इस बात को प्रदीप जी छोड़ के चले गए आपको, उछलिए मत, ये आप अपना कल्चर मत दिखाइए। आरएसएस वाला जी ने, अब तो सिद्धू जी ने भी 10 जनपद को झुका के नीचे कर दिया। बुरा लगेगा प्रदीप सुन जी। लीजिए प्रदीप भटनागर जी, ऐसे थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा सुन लीजिए। आवाज अब आपकी नहीं आनी चाहिए। संदीप त्रिपाठी जी सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, आपकी बात कर रहा हूँ, आपके अधिकारों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बताइए, हम सोच रहे हैं कि आप दरी से आ जाइए, नेता बन जाइए, आप लोग दरी बिछाने में लगे हुए हैं। तो जो अभी आपने कहा कि 1000 साल की किताबें हम पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे यहाँ सेशन चलते हैं, हमारे यहाँ जो है ट्रेनिंग होती है। इतिहास हमारा नारा ही है, अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण। तो हम अपने संस्कृति को, अपने आइडियोलॉजी को, अपने आदर्श पुरुषों को, और जो आदर्श नहीं है उनको भी पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि वो आदर्श क्यों नहीं है, ये बात हमें अगर जानना है तो हमें उनको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, उन्हें जानेंगे नहीं, तो आप बताइए कैसे कहेंगे कि वो आदर्श नहीं है, वो गलत कैसे हैं? तो हम पढ़ेंगे तभी जानेंगे। अब आ जाते हैं जिस प्रकार से मोदी जी की पॉलिटिक्स है। आऊंगा मैं प्रदीप जी, आऊंगा आपके पास। आप उंगली मत उठाइए, उठी हुई उंगलियों ने हल्ला मचा रखा है जी। त्रिशूल जी, जब मोदी जी आते हैं राजनीति में, तो पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो एक सच्चाई है कि वो विधायक भी नहीं रहते। मतलब किसी भी असेंबली के वो सदस्य नहीं रहते, यहाँ तक कि वार्ड मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़े रहते, और सीधे आकर मुख्यमंत्री बनते हैं। तो वो भी अंबानी की देन है। एक अनिल अंबानी का आर्टिकल निकला था, उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि मुख्यमंत्री बनने के पहले मोदी जी धीरू भाई अंबानी के साथ डिनर करते हैं। तो इनका रिलेशन धीरू भाई अंबानी के साथ, एक आर्टिकल है, फैक्ट है, ये मैं कोट कर रहा हूँ। अगर गलत निकल जाएगा प्रदीप जी, मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा और आर्टिकल कर दूंगा। हंसी आ रही है आपकी बातों पे, आपका नई नई कहानियों पे कहाँ व्हाट्सएप पड़ गया है, बता रहे हैं। प्रैक्टिकल बात कीजिए। हंसी के पीछे अंबानी की बात कर रहे हैं, धीरू भाई अंबानी जी ने तो इंदिरा गांधी जी के साथ भी डिनर करा है। आऊंगा प्रदीप जी आऊंगा। आपको नई बात बताइए ना, नीरव मोदी ने 2009 के अंदर जब डिनर करा था शंग्रीला में, वो भी बता दीजिए। प्रदीप जी मैं आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए। सब पर आपका जवाब दूंगा, आप सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। आप जानते हैं जवाब पूरे, आपका समय आएगा, सवाल करिए। हाँ बिल्कुल, आप सुन लीजिए, जल्दी से खत्म कीजिए फिर। हाँ तुरंत बस 1 मिनट। मोदी जी उसके बाद बनते हैं मुख्यमंत्री, और उनकी गुजरात की राजनीति में उन्हें एस्टेब्लिश करने वाले, राष्ट्रीय सचिव बनाने वाले संजय जोशी नाम है उनका। संजय जोशी जब वो सत्ता में आए तो सबसे पहले अगर किसी को साइडलाइन किया तो संजय जोशी को। उसके बाद एक हृदय पांड्या गृह मंत्री हुआ करते थे, मोदी जी का विरोध किया और उनकी किस तरीके की हत्या हुई, और उसमें 25 फर्जी इनकाउंटर हुए। इशरत जहां से लेकर सहाराबुद्दीन से लेकर 25 तुलसीराम प्रजापति, 25 फर्जी इनकाउंटर करने पड़े उनकी हत्या को छुपाने के लिए। ये सच्चाई है। उसके बाद आते हैं केंद्र में लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने इनको डिफेंड किया और इस काबिल बनाया कि आप राष्ट्रीय जो है उस पर नेतृत्व कर सके। उनको आते ही सबसे पहले साइडलाइन किसको किया? लाल कृष्ण आडवाणी जी का। तो मोदी जी की राजनीति है ऐसी है ही है कि अगर उनके खिलाफ, अगर उनके मन मुताबिक आप नहीं बोलते हैं तो आपको कतई छोड़ने वाले नहीं है मोदी जी। वो कतई सहन नहीं करते हैं, चाहे आप सच बोले। मोदी जी को अगर आम लगता है आपको न्याय होगा, लगता है आपको न्याय होगा। बिल्कुल। अब प्रदीप भटनागर जी, अब प्रदीप भटनागर जी देखिए, प्रदीप भटनागर जी, एक तो आपने ये कहा कि उम्र को लेके जो बयान दिया, तो उम्र तो कई लोगों की हो गई है, क्या करें? मैं बता देता हूँ। देखिए उम्र की बात तो ऐसी है, मैं कांग्रेस अधिवेशन शुरुआत करता हूँ जहाँ झंडा फहराया जाता, श्रीमती सोनिया गांधी का झंडा हाथ में आ गया था। वो तो इसलिए आ गया था, वो तो इसलिए आ गया था कि वही झंडे को सुरक्षित रख सकती हैं, इसलिए आ गया था। और वो अभी झंडा आया, एक फोटो और जारी हुआ था, वीडियो में दिखाऊं आपको। एक फोटो और जारी हुआ था कि राहुल गांधी जी आज भी हिम्मत रखते हैं कांग्रेस के। राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़े थे
उस झंडे को आप पैरों की अरे तरह रोकते हैं। संदीप जी बता तो दिया मैंने, आप नहीं बता पाते, मैंने बता दिया, आप बताइए प्रदीप जी। धन्यवाद। वो तो अच्छी बात है, उनके हाथ में आगे नहीं तिरंगे का अपमान होता, क्योंकि उसमें हाथ के अलावा जो कलर था वो तिरंगे का था। इसके लिए तो सोनिया जी को धन्यवाद, पहले चीज। दूसरी चीज, एक फोटो और जारी हुआ था कि श्री राहुल गांधी जी खड़े हुए थे नेताओं के साथ अपने कांग्रेस के, तो शायद उस पर गौर नहीं करा, वो यंग खड़े थे या ओल्ड खड़े थे, थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिए आप लोग। जिस तरीके से अभी ये बता रहे थे, थोड़ा सा मैं आडवाणी जी के बता दूं, आडवाणी जी 90 पास पहुंचने वाले वर्ष में अब, तो आप लगा लीजिए जब सत्ता में मोदी जी आए थे उम्र कितनी होगी जो आप बता रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने मनमोहन सिंह जी को देखा आज कितनी कंडीशन है, कितनी उम्र है, फिर भी आपने 2 टर्म से किस लिए बनाया आपने, क्योंकि आपको सत्ता में काबिज रहना था, इसलिए आपने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया दोबारा फिर। अच्छा, ये सत्यपाल तो अपने मलिक लालच के बारे में जो आपने राज्यपाल हैं और जो हमला कर रहे हैं, इसी का जवाब दे रहे हैं ना आप? हाँ ठीक है, ठीक मैं है, थोड़ा सा समझ गया वक्तव्य को सही कर हाँ, रहा हूँ, आगे आगे, हाँ ठीक है, चलिए। मैं थोड़ा सा वक्तव्य को सही कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा मिल रहा था मुझे। तो थोड़ा सा मैं इनके बता दूं, जवाहरलाल नेहरू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस के लिए सुभाष चंद्र बोस जी को साइड लगा दिया था, पता आपको उस बारे में? तो थोड़ा सा इतिहास सर, अब पढ़िए, देखिए अपना बारे में समय पता लग समाप्त हो रहा जाएगा है, जल्दी कि आपकी जल्दी आप राजनीति अपनी कैसी बात थी। रख लीजिए ताकि मैं समझ में खत्म आ कर रहा जाए हूँ, लोगों देखिए को। सर, जी। हाँ, तो थोड़ा सा मैं बहुत लंबा बोल रहे थे मेरे कांग्रेस के वक्ता, तो थोड़ा सा मैं उसको छोटा करके बोल दूं। हाँ, आप तो सरकार में आज कम बोल भारतीय जनता पार्टी दीजिए, के आप अंदर तो आज बिल्कुल सत्ता एकदम चलाने ऐसा। के लिए, मैं बता रहा हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता चलाने के लिए, आपको तो ये विधा आती है एक लाइन सुनिए, में हमला करने की। मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं आज हमारे प्रदेशों के अंदर आजकल युवा मुख्यमंत्री भी हैं, जो युवा सोच रखते हैं, थोड़ा बता दूं, जो आपके युवा मंत्री रहे और युवा कार्यकर्ता रहे, वो आपकी सोच को लेके आपको छोड़ के चले गए, और उनको जो आगे बढ़ाने की देश की अभिलाषा थी, देश के प्रति सोचने की अभिलाषा। समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप भटनागर जी, संदीप त्रिपाठी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सत्यपाल मलिक के आरोप कितने सत्य हैं और कितने असत्य हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक मर्यादाओं का जो हनन हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।